प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में हम लोगों ने हमारा जो अध्याय था, वो भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कई वीडियो को पढ़ लिए हैं। आज हम जो है इसमें जो है उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर के विशाल मैदान में हम लोग जो है देखेंगे कि ये मैदान कहाँ से कहाँ तक है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पढ़ाने के तरीके ये हैं, मैपिंग जरूर करते हैं। मैप के माध्यम से हम लोग जो है उत्तर के विशाल मैदान समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम भारत का एक मैप बना लेंगे। इस तरीके से हम भारत का एक मैप, रफली मैप बना लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो है इधर देखा था, यहाँ पर आपका पूरा ये वाला इलाका जो है, ये वाला क्षेत्र, ये हिमालय पर्वत। ठीक है, अब हिमालय पर्वत में हमने देख लिया था कि ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय से संबंधित था। तो यहाँ पर तीनों हिमालय थे। आप लोग जैसा कि जानते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार दर्शा दे रहे हैं। यहाँ पर जो है इसकी तीनों श्रेणियां मौजूद है। ठीक है, इसकी तीनों श्रेणियां मौजूद है। लास्ट में जो है आपका यहाँ पे, यहाँ पर ये जो है आपका ये शिवालिक है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने इधर की तरफ देखा था, यहाँ पे यहाँ पर हमने जो है पर्वतीय पठारीय हिस्से को देख लिया था। अब ये जो बीच वाला भाग है, यही मैदान है। ठीक है, ये क्या है? मैदान है। तो आप देखेंगे कि ये मैदानी पूरा क्षेत्र है। ये हमारा जो है ये मैदान है। इसी को हम जो है ये पूरा इधर ये सब मैदान है। ठीक है, तो यही जो है उत्तर का विशाल मैदान है। आप इसे क्या कहेंगे? उत्तर का, इसे हम जो है उत्तर का विशाल मैदान की संज्ञा दे देंगे। ठीक है, ये बात इधर कंफर्म हो गई। तो उत्तर के विशाल मैदान जो है कहाँ से कहाँ तक है, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हिमालय श्रृंखला के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में जो है स्थित है आपका जो है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट इसको नोट करेंगे। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के पॉइंट को यहाँ एक पॉइंट नोट कर लेंगे। हिमालय के या हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला के
दक्षिण में तथा तथा वायव्य पठार के उत्तर में समतल भूभाग को भूभाग को भूभाग को उत्तर का विशाल मैदान या उत्तर का विशाल मैदान या इसे क्या कहा जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे, यहाँ एक नदी निकली हुई है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, ठीक है। और फिर यहाँ से एक नदी यहाँ से आई हुई है। इस नदी का नाम है गंगा। कौन सी नदी है? तो आप कहिए गंगा नदी, ठीक है। ये गंगा नदी है। और फिर यहीं से एक नदी इधर की तरफ आई है। इसमें मिल गई है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो तीन नदियां हैं, ठीक है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो तीन नदियों ने मिलकर इस उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण किए हैं। इसलिए इसे सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, या सिंधु गंगा, सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इतनी बातों को आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब अगर हम इस पूरे मैदान की लंबाई चौड़ाई देखें तो इसकी लंबाई जो है पूरा 3200 किलोमीटर होती है। और इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 150 से 300 किलोमीटर है, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर तथा चौड़ाई चौड़ाई 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर, ठीक है। 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। ये जो मैदान है, ठीक है, इस मैदान का जो अगर ढाल देखेंगे तो ये ढाल जो है दो खंडों में विभाजित हुआ है। इस पूरे मैदान को हम जो है एक पश्चिम का मैदान और एक पूरब का मैदान कर देंगे, ठीक है। और जो पश्चिम वाला मैदान है इसका ढलान जो है आप देखेंगे कि उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर है। तथा तथा जो इसका पूर्वी मैदान है इसका ढलान जो है वो उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की तरफ है, ठीक है। तो इसका ढलान जो है दो, अगर इसको हम दो खंडों में विभाजित कर दें तो इसका ढलान दो तरफ हो जाता है। कारण क्या है? कारण इसका अरावली पर्वत है, ठीक है। तो अरावली पर्वत के कारण जो है ये दो भागों में विभाजित है, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लीजिए। अरावली
पर्वत के कारण इसका पश्चिमी भाग का ढाल, देखिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ओर है, ठीक है, ओर है। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब है कि आप इस दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे, और ढाल जो है इधर की तरफ पर, ये ढाल सीधा इस तरीके से आ गया है, तो इसे हम जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, तो इसका ढाल इस तरफ बनता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ की प्रमुख नदियां क्या है, यहीं पे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो और है, इसमें कौन सी नदियां शामिल है ये हम देख लेंगे, तो इसको देख लीजिए। इसमें, या इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ब्रैकेट में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलज नदी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन सी नदियां आ जाएंगी, तो ये जो है नदियां आप देख रहे हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज जैसी नदियां यहाँ से प्रवाहित होंगी। और इन नदियों का ढलान किधर होगा, तो आप कह दीजिएगा कि इन नदियों का ढलान जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक। अगर हम बात करें कि इस अरावली के पूरब साइड, तो पश्चिम साइड हो गया, ठीक है, हमने लिखा है ना कि अरावली पर्वत के कारण इसका पश्चिमी भाग, तथा पूर्वी भाग, अरावली पर्वत का पूर्वी भाग जो है, यहाँ की नदियों का ढलान जो है वो देखेंगे आप लोग उत्तर पश्चिम से जो है दक्षिण पूर्व की है, ठीक है। जबकि आप यहाँ लिख लीजिए, जबकि जबकि पूर्वी भाग का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, तो आप जो है इसके अंतर्गत शामिल कर लीजिए, जैसे यमुना, गंगा, ठीक है, यमुना, गंगा, घाघरा, घाघरा, और जो है गोमती आदि, ठीक है। इसके अंतर्गत ये सब नदियां शामिल है, ठीक है। तो अब देखिए नदियां क्या करती हैं, नदियां जो है ये अपने साथ में जो है पहाड़ों पर्वतों से अवसाद ला करके इस मैदानी भागों में जमा कर दी है, ठीक है। अगर इन्होंने अवसाद ला के इस मैदानी भाग में जमा कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी, मतलब कृषि के योग्य होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ की मिट्टी कृषि योग्य हो जाएगी, तो उस स्थान पर कृषि के साथ साथ सघन जनसंख्या
मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नदियां पर्याप्त जल को लेकर आ रही हैं, तो यहाँ पर जल की उपलब्धता भी बनी रहेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जल की उपलब्धता, पर्याप्त जल की उपलब्धता, पर्याप्त जल की उपलब्धता, समृद्ध मृदा आवरण, समृद्ध मृदा आवरण तथा तथा अनुकूल जलवायु, तथा अनुकूल जलवायु के कारण कृषि कृषि के साथ साथ सघन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पर्याप्त जल की उपलब्धता, नदियां हैं, ठीक है, सदा नीरा नदियां हैं या सदावाहिनी नदियां हैं। सदा नीरा नदियां क्या होती है, जिसमें बर्फ भर जो है जल का प्रवाह बना रहता है, उसे हम लोग जो है सदा नीरा नदियां कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदियां सदा नीरा नदियां होती हैं, ये लगातार जो है जल को लेके आ रहे हैं। ठीक है, जल को लेके जब आ रहे हैं, तो इस मैदानी क्षेत्र में जल की उपलब्धता बनी है। साथ ही साथ जो है, जब नदियां आती हैं तो अपने साथ मिट्टी गाद लाकर वो निक्षेपित कर रही हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में एक समृद्ध मृदा का विकास हो गया है, जो कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी है। और जहां कृषि की ज्यादा समृद्धशाली मृदा पाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है उस क्षेत्र में जो है अत्यधिक जनसंख्या निवास करते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब स्टेट इसी के अंतर्गत आएंगे, और ये सब जो है जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़े राज्य माने जाते हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से ये राज्य जो है बहुत बड़े माने जाते हैं, यही रीजन है। और इस यहाँ पे अनुकूल जलवायु भी पाई जाती है। ठीक, तो आप लोग इतना इसमें नोट करिए। और एक पॉइंट हम इसमें और देखेंगे कि जैसे अब हम देख रहे हैं, तो ये नदियां जो है पहले तो अपने साथ तेजी से, जब पर्वत से नीचे की तरफ आती है, तो ये नदियों का बहाव तेजी से होता है, लेकिन जब ये समतल मैदान में पहुंचती हैं, तो धीरे धीरे इनकी गति मंद हो जाती है, और अपने साथ लाए हुए अवसादों को ये जो है आगे की तरफ नहीं ले जा पाती, ज्यादा नहीं जा पाती, तो वो अपने जलोढ़ का निर्माण कर देती, नीचे तले में जलोढ़ का निर्माण कर देती है, जिसकी वजह से नदियों का मार्ग जो है वो बदल जाता है, यानी अनेक वितरिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, उत्तर से आने वाली
नदियां, देखिए तो उत्तर से आने वाली नदियां उत्तर से ही आ रही, तो उत्तर से आने वाली नदियां निक्षेपण का कार्य करती हैं, निक्षेपण का कार्य करती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो गाद और सात, ठीक है, ये सब नदियां अपने साथ बहा कर लेके आती हैं, तो ये जो है इस भाग में क्या कर देगी, निक्षेपित कर देगी। ठीक है, तो निक्षेपित काहे करती है, क्योंकि इनकी गति मंद पड़ जाती है। ठीक है, इनकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। तो नदी के निचले भाग में ढलान कम होने के कारण नदी के, इसी में लिख लीजिए, नदी के निचले भाग में ढलान या ढाल कम होने के कारण इनकी गति, इनकी गति मंद पड़ जाती है, मंद पड़ जाती, मंद पड़ जाती है। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिणाम स्वरूप जो है ये नदियां नदी द्वीपों का निर्माण कर देंगी। परिणाम स्वरूप नदी ये नदीय द्वीपों का निर्माण होता है, होता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, नदीय द्वीपों का निर्माण होगा। और गाद जमा हो जाने पर, यहाँ पे जब गाद जमा हो जाएगा, तो गाद जमा होने से नदियां अपने मार्ग को क्या कर देंगी, परिवर्तित कर देंगी। ठीक है, नदियां क्या करेंगी, अपने मार्ग को परिवर्तित कर देंगे। मतलब परिवर्तित करने का मतलब है कि नदियां में कई धाराएं विभक्त हो जाएंगी, और नदियों की जब कई धाराएं हो जाए तो हम इसे तरीका नाम देते हैं। ठीक है, यही चीज को नोट कर लीजिए। गाद, गाद का मतलब अवसाद। ठीक है, गाद जमा होने से, जमा होने से नदियों का जल, जल कई धाराओं में विभक्त हो जाता है, हो जाता है, जिसे वितरिका, वितर वितरिकाएं कहा जाता है, वितरिकाएं कहा जाता है। ठीक है, जिसे वितरिकाएं कहा जाता है। तो इसका उदाहरण भी है, जैसे उदाहरण में आप देखेंगे, उदाहरण इसका क्या देंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि गंगा नदी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे गंगा नदी पहुंची, तो गंगा नदी आगे बढ़ करके जो है बांग्लादेश में गई। ठीक है, बांग्लादेश में फिर इसके बाद यहाँ नीचे हुगली के रूप में जो है आपके पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे ये हुगली नदी। ठीक है, गंगा तो नदी सीधे निकल गई। ठीक है, यहाँ पे गंगा, ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी गई, वहां पद्मा, ये सब नाम से, जरा हालांकि हम नदियों वाले चैप्टर में वो सब देखेंगे बातें। फिर यहाँ पे एक बेतरिका के रूप में इधर की बढ़ के हुगली के रूप में जो है पश्चिम बंगाल में जाके फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती, तो बेतरिका है। ठीक है, हुगली नदी क्या है, गंगा नदी की एक बेतरिका है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, इस पॉइंट को जो है आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं कि पूरे इस क्षेत्र को जो है यहाँ से ले सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक पूरे मैदान को जो है हम तीन भागों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो इतना नोट करिए, फिर हम आप नोट करवाते हैं।
उत्तर मैदान को हम मुख्यतः 3 उप वर्गों में विभाजित करते हैं, ठीक है। उत्तर मैदान को मुख्यतया मुख्यतया 3 उप वर्गों में विभाजित किया जाता है, किया जाता। इसको पूरे मैदान को, उत्तर के विशाल मैदान को हम लोग क्या करेंगे, 3 उप विभागों में इसको हम, या 3 उप वर्गों में क्या करेंगे, विभाजित कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हम कह देंगे, आप देखिए, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है, इसके इधर पंजाब वाला क्षेत्र है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पंजाब का मैदान, ठीक है। तो पहला हमारा क्या बन जाएगा, तो आप कह दीजिएगा ए या बी, कुछ भी कर दीजिएगा, रेडी डाल देंगे, पंजाब का मैदान। ठीक है। अब पंजाब का मैदान है, तो पंजाब का मैदान जो है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो पंजाब के मैदान का निर्माण जो है, मुख्यतः आप देख ही रहे हैं, इधर कौन सी नदियां बह रही हैं, तो हमने बता दिया था कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, इसका निर्माण सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण जो है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। अब सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां क्या है, तो सिंधु नदी तो आप लोग जानते हैं, और उसकी सहायक नदियां क्या है, तो आप देखिए उसमें सहायक नदियां जैसे उसके झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इन्हीं नदियों के द्वारा इस पूरे पंजाब मैदान का जो है निर्माण होता है। और पंजाब मैदान की अगर बात हम करें, तो पंजाब मैदान का अधिकांश भाग जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में है, ठीक है। तो आप इसको चाहे नोट कर लीजिए, यहाँ पर इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में है, ठीक। काफी उपजाऊ क्षेत्र है। तो हालांकि जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, तो वहां पे जो है एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिम पाकिस्तान बना था। तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में जो है, आप देखे होंगे कि वहां सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो कमेटियां गठित की गई थी, 2 आयोग बनाया गया था, ठीक है, विभाजन के लिए। तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, तो आपने देखा था कि पूर्वी पाकिस्तान जैसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान तो इधर था ही। फिर इसके बाद पंजाब वाले क्षेत्र को हमने जो है पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब कह दिया था। तो पूर्वी पंजाब तो अपने भारत में आ गया था, जबकि पश्चिमी पंजाब जो है पाकिस्तान में सम्मिलित है। हालांकि वो हिस्ट्री का विषय है, हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो है अधिकांश भाग जो है पंजाब का इस तरफ चला गया है, मतलब नदियों से संबंधित जो हमारी नदियां थी, ठीक है, तो उसका अधिकांश भाग जो है पंजाब वगैरह इधर पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियां हैं, इनके दोआब क्षेत्र बन गए हैं, और उन दोआब क्षेत्रों में जो है इन मैदानों का निर्माण हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके दोआब क्षेत्रों को क्या क्या कहा जाता है। तो आइए हम उनके दोआब क्षेत्रों को यहाँ पे समझ लेते हैं कि उनके दोआबा क्षेत्र को क्या क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज यह देख लीजिए कि नदियां कैसे, यहाँ पे कौन सी नदी है, थोड़ा सा जानते रहिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ से एक नदी ले आएंगे,
ठीक है। वैसे तो हम सबसे पहले एक नदी यहाँ से लेके आते हैं, इस नदी का नाम जो है सतलज नदी है। इसका क्या नाम है? तो आप कह दीजिएगा ये नदी सतलज नदी है। सतलज नदी आज यहाँ मिल जाती है, सतलज। आप बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें, हम इस बात को बहुत विधिवत आप लोगों को बता देंगे कि कौन सी नदियां कहाँ। जब हम नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम इस पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे, सारी नदियों को, उनके उद्गम स्थान और कहाँ उनका जो है निकास होता है, किस स्थान पे वो अपने मुहाने को बना रहे हैं। हम इस बात की विधिवत चर्चा करेंगे, ठीक है। बेहिचक रहिए आप लोग, उसके लिए आप निर्द्वंद लेकर रहिए, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी बातें आपको समझ जाएंगे, तो बहुत विधिवत हम समझ समझा देंगे नजर। अभी आप इतना मान के चलिए, थोड़ा सा जब हम हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा तो तब जो है आप लोगों को लगेगा कि ये जो है कुछ अलग सा है, ठीक है। तो देख ही रहे आप लोग, तो यहाँ पे सतलज नदी है, ठीक है। आप सतलज नदी यहाँ पे है, तो सतलज नदी जो है यहाँ पे आप इसको लाके मिला दीजिए, ये चिनाब नदी, ठीक। ये कौन सी नदी भैया? आप कह दीजिए चिनाब है, बात समझिए। फिर इसके बाद चिनाब के ऊपर एक नदी आती है, जिसका नाम क्या है भैया? झेलम। इस नदी का नाम क्या है? झेलम, ठीक। अब इसके बाद यहाँ थोड़ा सा झेलम जो थी उसको इस तरीके से, चलिए ठीक है, यहाँ बता दूंगा। फिर इसके बाद एक नदी और है यहाँ पर जो है, चिनाब नदी से मिल जाती है, जिसका नाम रावी है। रावी कौन सी नदी है? रावी है। फिर भारत में भी एक छोटी सी नदी आगे मिलती है पंजाब में, इसका नाम क्या है? व्यास। इसका नाम आप लोग व्यास है। कौन सी नदी भैया? इसको कह लीजिएगा ये व्यास नदी, व्यास, ठीक है। इसको व्यास नदी नाम दे दीजिए। तो सारी की सारी नदियां हो गई, सिंधु, झेलम, चिनाब। ये मेन वाली चिनाब है, ठीक है, यहाँ में लिख दिया है चिनाब। तो ये जो है चिनाब नदी है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनका क्रम भी है, ठीक है। ये जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि हम नदी वाले चैप्टर में इस पर चर्चा करेंगे, अभी आप लोग इस पे जो है ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसका हम जो है जिक्र करेंगे तो। लेकिन एक तरफ पूछा जाता है, थोड़ा सा अगर ध्यान रहे तो अच्छी बात है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनका उत्तर से लेकर दक्षिण क्रम है, ठीक है। तो इनके बीच में देखिए द्वाब का क्षेत्र बनता है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण द्वाब का, द्वाब क्या होता है? द्वाब, द्वाबा क्या होता है? दो आब, दो आब। दो का मतलब दो, आब माने पानी, ठीक है। आब माने क्या होता है? पानी, मतलब दो जलों के बीच का जो क्षेत्र काफी उपजाऊ माना जाता है, इसे द्वाब कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या नाम है। यहाँ पे नाम नोट करना है। जैसे आप देखिए सिंधु और झेलम की द्वाब को क्या कहते हैं? यहाँ सिंधु, इसको हम नोट कर देते हैं। यहाँ पे जो है आप लोग नोट कर लीजिए, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के द्वाब, द्वाब क्षेत्र, ठीक है। तो द्वाब क्षेत्र कौन कौन से बनेंगे? जैसे सिंधु और झेलम, देखेंगे सिंधु, झेलम, तो इनके बीच के द्वाब क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? सिंधु सागर कहेंगे, सिंधु सागर नाम दे दीजिए, ठीक है। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप देखेंगे झेलम और चिनाब के बीच में क्या कहेंगे? तो झेलम और चिनाब के बीच को जो है आप लोग चल कहेंगे, क्या कहेंगे? चल, यानी कि चिनाब और झेलम के बीच, चिनाब, झेलम, इनके बीच को क्या कहेंगे? चल, 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 चल,
ठीक है, इनके द्वाब क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, चज कहा जाएगा। तो जैसे चिनाब का पहला अक्षर ले लीजिए च, और झेलम का जो है जे, ठीक है, तो ज, झेलम, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया चल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप रावी है, ऊपर क्या है, चिनाब है, तो रावी और चिनाब के बीच को रचना कहेंगे, ठीक है, रावी और चिनाब, रावी नदी, इसके बीच में जो है चिनाब, चिनाब, इसके बीच को क्या बोलेंगे, कौन सा द्वाब क्षेत्र कहलाएगा, तो रचना, इंपॉर्टेंट है, रचना पूछा जाता है। मीन्स क्या हो जाएगा, रावी, थोड़ा याद करने के लिए है, इसको याद करने का मतलब है कि रावी रचना। इसके बाद जो है आप लोग देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर व्यास है और व्यास के ऊपर जो है रावी है, ठीक है, तो व्यास और रावी के बीच में जो है बारी, आप इसको नाम दे दीजिए बारी, ठीक है, क्या नाम दे दीजिए, बारी, ठीक है, तो व्यास वो रावी के बीच, रावी, ठीक है, तो रावी नदी के बीच के द्वाब क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो आप कीजिए बारी, ठीक है, क्या कहेंगे, बारी, ठीक है, इसको बारी कह दीजिएगा, व्यास और रावी के बीच के द्वाब क्षेत्र को क्या कह दीजिए, बारी। इसके बाद लास्ट में हमारा जो है देख लीजिए, यहाँ सतलज है और सतलज के ऊपर व्यास है, तो इस द्वाब क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, तो विस्त कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, विस्त, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, व्यास वो सतलज, इसको क्या कहेंगे, विस्त कहेंगे, विस्त। तो इस चीज को आप लोग याद करिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर। तो ये हमारा पंजाब का मैदान रहा, ठीक है, किसका मैदान रहा है, पंजाब का मैदान। हालांकि अब आप इधर आएंगे तो जो है यहाँ पे एक मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल भी इसी में इंक्लूड हो, तो मरुस्थलीय क्षेत्र है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक, तो वो भी जो है इसी मैदान के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो यहाँ चाहे पॉइंट नोट कर लीजिए, नीचे आप लोग जो है इसी के नीचे, चलिए यहाँ पे हो सकता है आपको दिखाई ना पड़े, तब जो है इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। एक पॉइंट चाहे इसमें नोट कर सकते हैं कि राजस्थान का जो मरुस्थल, इसे हम लोग थार का मरुस्थल कहते हैं, ठीक है, राजस्थान के मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं, इसी के अंतर्गत, इसी मैदान के अंतर्गत, ठीक है, थार का मरुस्थल इसी के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत है। अब थार के मरुस्थल में जो एक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, जिसके बारे में पूछा जाता है, लूनी नदी, ठीक है, तो लूनी नदी जो है इस मरुस्थल में जो है बहती है, और जो है यह एक कच्छ के रन में जाके जो है विलुप्त हो जाती है, ठीक है, ये इसकी एक विशेषता रही है। वर्षा के दिनों में तो मान लीजिए नदी दिखाई पड़ती है, लेकिन अन्य समयों में जो है ये सूख जाती है, ठीक है, सूख के जो है ये जाके कच्छ के रण में, मतलब ये अंतः स्थलीय नदी है, ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को नोट कर लीजिएगा कि लूनी नदी यहाँ की एक अंतः स्थलीय नदी है, अंतः स्थलीय नदी है, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती, विलीन हो जाती, ठीक है, तो इस बात को आप लोग यहाँ पर
नोट कर लीजिए। ठीक, इसे नोट डाउन करिए। तो पंजाब मैदान के बाद जो है अब हम लोग देखेंगे गंगा का मैदान। ठीक है, अब आप इधर आइए तो आप देखेंगे गंगा का मैदान। ठीक है, तो अब हेडिंग आप लोग डाल दीजिए बी वाला, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान या इसी को जो है मध्यवर्ती मैदान भी कहते हैं। यहाँ बी आप हेडिंग डाल दीजिए, बी वाला है ना, गंगा का मैदान या इसी को मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान। ठीक, इसे मध्यवर्ती मैदान कहा जाएगा। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नदी है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी से लेकर के ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के इधर का साइड जो है पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी छोर तक इसका विस्तार पाया जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे, यमुना नदी से इसका विस्तार लिखिए, इसका विस्तार यमुना नदी से, यमुना नदी से बांग्लादेश, बांग्लादेश के पश्चिमी, ठीक है, तो आप देखेंगे पश्चिमी है ये तो पश्चिम बांग्लादेश की सीमा है, यही पश्चिमी, इधर तो पूरब हो जाएगा, तो पश्चिमी सीमा तक, पश्चिमी सीमा तक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नदी तो गंगा नदी है, इसी के साइड से यहाँ पे एक नदी और बहती है जिसका नाम क्या है, यमुना नदी है। तो यमुना नदी भी, तो यमुना नदी है, उसे हम यमुना कहेंगे। ठीक है, ये यमुना नदी फिर गंगा नदी है, इस तरीके से जा रही है। ये जो है आपका बॉर्डर जो है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ये आपका बांग्लादेश वाला है। ठीक है, ये जो है बॉर्डर बन रहा है, ये बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, इसके किनारे किनारे ये यहाँ पर पूरा यहाँ तक बांग्लादेश है। ठीक, तो ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के पश्चिमी छोर तक है। ठीक है, पश्चिमी सीमा तक जो है इसका विस्तार पाया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जो है इसका ढलान आप देंगे किस, किधर से किधर की तरफ है, तो आप देख रहे हैं इसका ढलान जो है, अगर ढाल देखेंगे इस नदी का ढाल जो है उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है, दक्षिण पूर्व की तरफ है। तो इस बात को भी यहाँ नोट करने योग्य है, तो हम इसको नोट कर लेंगे। इसका ढाल, इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इसका ढाल जो है उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक। ठीक है, तो देख रहे हैं आप ये उत्तर पश्चिम वाला सिरा है, इसके बाद इस तरीके से चलता है, फिर आप देख रहे हैं किनारे की तरफ ढलान पूरा इसका जो है दक्षिण पूर्व की तरफ चला जाता है, फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, इतना बात समझ गए होंगे, इस पॉइंट को जो है आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे जो है 3 उपवर्गों में भी आप विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं, गंगा के मैदान को जो है आप 3 उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 3 उपवर्ग का मतलब है कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा के मैदान के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, किया गया है।
यहाँ पे आप लोग फर्स्ट लिख लीजिए। फर्स्ट में आप लोग क्या कहेंगे? ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा मैदान। ठीक है, तो ऊपरी गंगा का मैदान कहां से कहां तक है? तो ऊपरी गंगा का मैदान आप देखें, इसका अगर चारों हिस्सा आप देखें तो यहाँ पर जो है देखेंगे ये यमुना है। अगर इसका हम पश्चिमी सिरा देखें तो यमुना से तो स्टार्ट होता है। ऊपरी का मतलब है कि पश्चिम साइड में ऊपर की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ऊपर की तरफ है, तो इसे ऊपरी गंगा का मैदान कहें। तो इधर आप पश्चिम में देख रहे हैं कि यहाँ पर यमुना नदी है ही। ऊपर अगर बात करेंगे, ऊपर क्या है, तो आप कह दीजिए ऊपर शिवालिक गिरपाद है, ठीक है, शिवालिक गिरपाद है। अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में आप कह दीजिएगा कि जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है। अगर हम यहाँ पे बात करें पूरब साइड में, तो पूरब साइड में जो है पूर्व में 100 मीटर समोच्च रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो 100 मीटर समोच्च रेखाओं का मतलब है, समोच्च रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो 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 समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, सॉरी, जो समान ऊंचाई वाली रेखाओं को मिलाती हैं उन्हें समोच्च रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। तो या इसी पे हम आगे यहीं पे नोट कर लेते हैं कि इसके पश्चिम में यमुना, ठीक है, उत्तर में शिवालिक गिरिपद, और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार तथा पूर्व में 100 मीटर समोच्च रेखा, समोच्च रेखा के मध्य, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के बीच में जो है यहाँ पे आप मान चलिए लगभग यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसका विस्तार है, ठीक है। तो इसी के बीच में ऊपरी गंगा का मैदान है। इसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर है, ठीक है, सेकंड नंबर जो हमारा रहेगा वो है मध्य गंगा का मैदान, ठीक है, मध्य गंगा मैदान। अब मध्य गंगा का मैदान कहां से कहां तक है, तो आप देखिए, तो ये जो है यहाँ पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ फरक्का है, ठीक है, इलाहाबाद से लेके फरक्का तक। इलाहाबाद का मतलब वही 100, ठीक है, 100 समोच्च रेखा, 100 मीटर समोच्च रेखाएं हैं, ठीक है। और ऊपर तो देख ही रहे हैं आप शिवालिक है, ठीक है, शिवालिक है। और नीचे देख रहे हैं क्या, नीचे भी जो है इसी का विस्तार है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, ठीक है। तो इसके बीच में जो है आपका मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, ठीक है। उत्तर में शिवालिक को नोट कर लीजिए। इसके उत्तर में शिवालिक, शिवालिक गिरिपद, शिवालिक गिरिपद, पश्चिम में पश्चिम में 100 मीटर समोच्च रेखा, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, एवं पूर्व में आप देखेंगे जो है पूर्व में जो है पूर्व में बिहार, ठीक है, पूर्व में बिहार पश्चिम बंगाल से,
पूर्व में बिहार, पश्चिम बंगाल, सीम सीमांकित है, सीमांकित, ठीक है। तो इसकी सीमा बनाती है, अगर बात करेंगे पूर्व में, तो पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल, मतलब वही फरक्का के करीब, ठीक है। तो वहां तक जो है ये सीमा बनाती है, इसका सीमांकन हुआ है। तो ये हमारा हो गया मध्य गंगा का मैदान। तो इतना जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं। इसका अगला पद जो हमारा हो जाएगा सी वाला, देखेंगे हम लोग। तो सी में आप लोग निम्न गंगा मैदान, ठीक है। निम्न गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान का मतलब एकदम लास्ट में आप चले जाइए, ऊपर देखेंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर जो है दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग जो है वो शिवालिक से एकदम सटा हुआ है, तो उसे दार्जिलिंग गिरिपद से लेकर के उत्तर में तो दार्जिलिंग गिरिपद है, और नीचे देखेंगे आप जो है वो बंगाल की खाड़ी तक पूरा, ठीक। तो बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी सिरा है वहां तक। अगर हम बात करें इधर पश्चिम की तरफ जो है, पश्चिम की तरफ आप छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से लेकर के जो है, अगर हम पूरब की बात करें तो वो बांग्लादेश असम तक जाता है, ठीक है। तो इसका विस्तार है, इस बात को नोट कर लीजिए। इसका सीमांकन उत्तर में दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गिरिपद, गिरिपद, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार, तथा पूर्व में बांग्लादेश एवं असम, असम तक, ठीक है। इसके बीच में ये विस्तृत है। तो इतना हम लोगों ने जो है ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा के बारे में देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे वो ब्रह्मपुत्र मैदान, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है ना, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बनेगा। तो इसलिए हम जो है तीसरा इसमें हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे आप लोग नोट करिए। तो हम लोगों ने देखा कि पहले जो है पंजाब का मैदान देख लिए थे, फिर इसके बाद गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान देखे थे। अब हम सी पॉइंट पे देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है आपके अरुणाचल प्रदेश में आती, फिर इसके बाद जो है यहाँ से बहते हुए फिर बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो इसका विस्तार जो है वो बांग्लादेश में
असम में आप देखेंगे, फिर इसके बाद बांग्लादेश में। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे नोट करेंगे। ये नदी आप देख रहे हैं कि जो है उत्तर पश्चिम से आ रही है, फिर इसके बाद जो है बांग्लादेश में सीधे हो जा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करेंगे। इसे पूर्वी में सबसे पहले तो इसको जो है सबसे ज्यादा पूर्व में, तो इसे पूर्वी मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पूर्वी मैदान भी कहा जाता। ठीक है, इस पॉइंट को इसमें जानते रहे, इसे पूर्वी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह जो है उत्तर पूर्व से जो है चलती है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यह जो है उत्तर पूर्व, यह है उत्तर पूर्व से दक्षिण, उत्तर पूर्व से जो है दक्षिण पश्चिम के ढाल पर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती। यहाँ तक आएंगे तो इसके दक्षिण पूर्व ढाल तक ये प्रवाहित होगी, लेकिन आप देखेंगे फिर इसके बाद ये बांग्लादेश में पूरा 90 डिग्री। ठीक है, बांग्लादेश में एक स्थान है धुबरी। ठीक है, धुबरी स्थान पर जो बांग्लादेश में नहीं है ये, हालांकि ये स्थान जो है आपके असम में ही है। असम के धुबरी नामक स्थान से ये पूरा टर्निंग लेती है, पूरा 90 अंश का कोण बनाती है। पॉइंट को भी धुबरी स्थान से बांग्लादेश में 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का मतलब आप समझिए कि यहाँ से ये आ रही है, तो आप देखेंगे कि इसके बाद जस्ट यहाँ से, देखिए यहाँ से जो है मुड़ी और जस्ट ऐसे मुड़ गई, यहाँ का कोण जो है 90 अंश का बनेगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझिए। ठीक, इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये जो है बहुत बड़ी जो है, एक पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप का निर्माण करती है, जिसे माजुली कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ यह असम में विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप, क्या नाम है उसका, माजुली। माजुली, माजुली स्थित मतलब यहीं पर जो है विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप। नदीय द्वीप क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी एक ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, कि ये जो है डिवाइड हो जाए। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होकर फिर नदी बह जाए, कि इस वाले क्षेत्र पे जो है जो द्वीप का निर्माण हो जाएगा, द्वीप बनेगा, उसे नदीय द्वीप कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नदी के द्वारा जो भी अवसाद वगैरह लाया जाता है, गाल लगाया जाता है, यहाँ पे जो है ये टीले नुमा संरचना हो जाती है, और पानी जो है, नदियां जो है वो वितरकाओं में दूसरे किनारों पर बट के फिर आगे जाके एक होकर बहती है, तो इसे जो है नदी का नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग इतना इसके बारे में अध्ययन कर लिए हैं। ठीक, अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। इतना हम लोगों ने देख लिया है, अब आगे जो है हम इसकी भौतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तर के मैदानों का जो है विभाजन करेंगे। ये जो है थोड़ा क्लास लंबा हो रहा है, लेकिन हम लोग जो है इसको 10-15 मिनट में जल्दी से समेटने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं आइए कैसे
भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर भिन्नता के आधार पर त्रिमैदान का विभाजन। ये हमारी हेडिंग होगी। ठीक है, हमारी हेडिंग होगी कि भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ भौतिक आकृतियां देखना है, मतलब ये जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, तो इसमें जो है गिर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है शिवालिक की श्रेणी है। ठीक है, अब शिवालिक के नीचे जो है भाबर प्रदेश पाया जाता है, भाबर के नीचे तराई वाला क्षेत्र पाया जाता है, और फिर उसके दक्षिण में जो है वो बांगर वाला प्रदेश पाया जाएगा, फिर बांगर के नीचे जो है खादर वाला प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र है, इन्हीं 4 वर्गों में इसे हम विभक्त करके पढ़ेंगे। तो इसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ इसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो नंबर 1 पहला क्या हो जाएगा? भाबर। भाबर, ठीक है, भाबर। भाबर, ठीक है, तो पहले वाले को भाबर कहा जाएगा। तो भाबर क्षेत्र कहाँ है? कुछ आपको ज्यादा यहाँ पे वैसे जानकारी नहीं करनी है, इसके लिए घबराइए मत। यहाँ पे जो हिमालय के दक्षिण में जो है यही भाबर प्रदेश होता है, जिसकी एक पट्टी है। ठीक है, यहाँ इसी के समांतर है, जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ पे नदियों के द्वारा लाए गए जो है कंकड़ पत्थर, कंकड़ बजरी, गोलास इत्यादि से इसका निर्माण होता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए कंकड़, बजरी एवं गोलास के निक्षेप से हुआ। ठीक है, तो आप देखिए इसी के समांतर जो है यहाँ पे नदियों ने जो है इस तरीके से ला के पूरा निक्षेपित कर दिया है। ठीक है, इस तरीके यहाँ पे पूरा इस तरीके से एक पट्टी जैसी संरचना को निक्षेपित कर दिया है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, यह शिवालिक के समांतर आग से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। ठीक है, तो इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नदियां आ रही हैं तो यहाँ पे जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उनका जल इसी गोलासनों में जो है विलुप्त हो जाता है। ठीक है, पॉइंट को भी आप लोग नोट कर सकते हैं। छोटी नदियां, छोटी छोटी नदियां इसमें विलुप्त हो जाती। ठीक है, अब कृषि के लिए यह क्षेत्र उपयोगी होगा कि नहीं होगा?
तो कृषि के लिए यह क्षेत्र उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए आप गोलास, कंकड़, पत्थर, बजरी ये सब है। तो ये क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए, या यह पट्टी जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। ये पट्टी, पट्टी का मतलब क्षेत्र, ठीक है। ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं, ठीक है। इतना पॉइंट जो है आपने भाबर के रूप में देखा, तो भाबर जो है आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये शिवालिक के समांतर है, ठीक है। इस बात को मतलब शिवालिक के समांतर मतलब शिवालिक के दक्षिण समांतर है, ठीक है। तो इतना आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा दूसरा जो हो जाएगा वो तराई हो जाएगा, तराई, लो लैंड, तराई। तो तराई क्या है? अभी ये वाला जो, ये वाली संरचना हम बना दे रहे हैं, ये वाला होता है, देख रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे जो है ये पूरा ये तराई वाला है, ठीक है। इसको क्या देते हैं, तो पहले से ही मौजूद है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब भाबर के दक्षिण में जो, भाबर के समानांतर जो है 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई वाली है, तो उसे जो है तराई क्षेत्र कहेंगे या तराई पट्टी कहेंगे, ठीक है। तो यही बात आप लोग नोट कर लीजिए। भाबर के में दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी तराई कहे लाती है, ठीक है। तो इसी के समांतर है तराई है। तराई का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा कि हमने की छोटी छोटी नदियां जो है यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन जब तराई वाले क्षेत्र में पहुंचती हैं तो वही नदियां फिर से प्रकट हो जाती हैं, ठीक है। वही नदियां फिर से प्रकट हो जाती हैं और इस क्षेत्र में काफी तरी, तराई का मतलब तरी वाला क्षेत्र यानी कि दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए। छोटी 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 नदियां यहाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं तथा इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में या इस पट्टी में दलदल, दलदली का निर्माण करती है, ठीक है। दलदली का निर्माण करती है, दलदल, ये क्षेत्र पूरी तरीके से दलदल हो जाता है, ये वाली पट्टी, ठीक है। जो 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, तो ये पूरा दलदली हो जाता है। तो हालांकि ये दलदली क्षेत्र हो जाता है, ये जो है वनस्पतियों के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है। वनस्पतियां यहाँ पे काफी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। तो इस बात को भी यहाँ पे आप लोग नोट, लेकिन कृषि के लिए आप जो है यहाँ पे कृषि के लिए जो है इन वनों को यहाँ पे काटा जा रहा है, ठीक है, जो पर्यावरण का काफी नुकसान हो रहा है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे भी नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ नमी, यहाँ नमी, नमी, वन, सघन वन, सघन वन तथा जैव विविधता, विविधता, जैव विविधता पाई जाती है, पाई जाती है।
कृषि के विस्तार से पर्यावरण को नुकसान हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वनों की सघनता ज्यादा है, वन ज्यादा पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। धान की फसलें सबसे ज्यादा यहाँ, धान गन्ना इन सब का जो है उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कि कृषि की विस्तार की वजह से वनों की कटाई करके जो है यहाँ पर जो है पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। इस बात को तो कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये जो है कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। तो इतना आप लोग इधर नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है अगला देखते हैं, जो बानर है। ठीक है, उसको देखेंगे। आप जो है इसको 3 नंबर लिख लीजिए, बांगर। अब इसके बाद जो है आप लोग देखेंगे, यहाँ पर जो है ये पूरा, इसको हम रेड से बना दे रहे हैं ताकि क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ पर जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये बांगर का क्षेत्र है, बांगर। ठीक है, तो बांगर क्षेत्र कैसा होता है, तो आप देखेंगे कि ये जो है पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। बांगर वाला जो क्षेत्र होता है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। यानी कि कभी जो है नदियों का जल इस स्थान पर जो है पहुंचा करता था, लेकिन वर्तमान में नहीं पहुंच रहा है, तो इसीलिए इसको जो है बांगर क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि यह पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। यह पुरानी, पूछा जाता है, जलोढ़ मृदा से बना है। ठीक है, यह पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। अगर हम बात करें कि उत्तरी विशाल मैदान का ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। यह उत्तरी विशाल मैदान का अधिकतम भाग इसी के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत आता है। मतलब अगर हम बात करें बांगर, खादर या जो है तराई या भाबर, तो इसके अंतर्गत जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ से आशय हमारा ये है कि नदियों का जल कभी बहुत पहले, कई सौ वर्षों पहले, कई हजार वर्षों पहले नदियों का जल यहाँ पे पहुंचता था, लेकिन अब जो है वर्तमान में यहाँ पे नदियों का जल नहीं पहुंच रहा है, तो हम उसे पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जानेंगे। ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है ज्यादा, हालांकि अब जो है तमाम तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है, फिर भी जो है ये कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। ठीक है, यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, इसको नोट कर लीजिए। यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। लेकिन वर्तमान में जो है तमाम तकनीकें, नई नई तकनीकें आ गई हैं, उन तकनीकों का उपयोग करके जो है यहाँ पे कृषि कार्य किए जा रहे हैं, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है कुछ पैदावारी बढ़ने लगी है, इस बात को आप लोग जानते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट को इतना ही इधर नोट कर लीजिए, और हम लोग जो है आगे देखते हैं क्या करें। अब हमारा चौथा और लास्ट है
खादर। ठीक है, तो खादर को आइए देख लेते हैं। खादर, चौथा आप लोग लिखेंगे खादर। खादर प्रदेश या खादर क्षेत्र क्या है, तो आप देखेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारी नदी है। ठीक है, अभी इस नदी के जो है इस वाले क्षेत्र पे, इस वाले पूरे क्षेत्र पर, ठीक है, जहां पे प्रतिवर्ष जो है नदी के बाढ़ का जल पहुंचता रहता है। ठीक है, नदी के बाढ़ का जल पहुंचता रहता है, उसे खादर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अगर कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। ठीक, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। इस क्षेत्र पे प्रतिवर्ष नदी का जल पहुंचता पहुंचता रहता है, जिससे जिससे यहाँ जिससे यहाँ नवीन जलोढ़ मृदा का निक्षेपण होता रहता है, निक्षेपण होता रहता है। ठीक है, तो जब नवीन जलोढ़ मृदा का निक्षेपण होता रहेगा, प्रतिवर्ष नदी का जल, नदियां अपने साथ जो है गाद और साथ मिला करके, ठीक है, तमाम जो है यहाँ पे निक्षेपण का कार्य करती हैं, तो ये नवीन जलोढ़ मृदा उसके ऊपर एक परत दर परत पड़ जाती है, तो ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, कृषि का जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे उत्पादन कृषि के द्वारा किया जाता है, तो कृषि के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। यहाँ कृषि कार्य के लिए या कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है पूरा उत्तरी विशाल मैदान, ठीक है, उत्तरी विशाल मैदान के बारे में हम लोगों ने विधिवत बहुत, हमें जो है इसमें काफी समय लगा है, 1 घंटा से ज्यादा का समय होने वाला है हुआ, तो इसमें हम लोगों ने काफी विस्तृत जानकारी हासिल किया। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।